1843 में। इसमें वो कहाँ टेक्निकली गलत थे? कैन एनीवन? मैं आपको उस पीरियड का आपको रेगुलर हिस्ट्री पढ़ा चुका हूं। कैन एनीवन? कह रहे थे कि साहब 1840 में भी ये लागू किया गया, फिर 43 से रेगुलरली लागू किया गया, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले पोर्शन में लागू किया गया। कोई बता सकता है? नहीं बता पा रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए, उसमें बेसिक मिस्टेक ये थी कि 1840 के आसपास नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस नाम का कोई प्रोविंस था ही नहीं। पंजाब से सतलज से इधर वाला जो एरिया था, 1839 में रणजीत सिंह की डेथ हुई, फर्स्ट एंग्लो सिख वार तब तक हुआ ही नहीं था। तो वो एरिया जो आज का पंजाब है और पश्चिमी पंजाब है और जो पूर्वी पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब और हिंदुस्तान का पंजाब, उस एरिया में तो अंग्रेजों का रूल ही नहीं था। सिंध पर भी अमीर से बाद में सिंध को कब्जाया गया है, एनेक्सेशन ऑफ सिंध भी हुआ है। तो इस तरह का डायरेक्ट कंट्रोल जो बंगाल पे था वो उस एरिया में था ही नहीं, और जी अफगानिस्तान सर। में दोस्त मोहम्मद का शासन था। तो वो बेसिकली, हाँ बोले। सर सिंध का तो कॉन्केस्ट ही 43 में हुआ था, तो नॉर्थ ईस्ट वो वाली प्रोविंस तो हो ही नहीं सकती। अरे साहब, उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने एक्चुअली हिस्ट्री उधर तो उन्होंने एक लेक्चर में वो भी पढ़ाया, रणजीत सिंह वाला, और एक लेक्चर में इसे बता रहे थे। एक्चुअली वो हिस्ट्री में हर फैक्ट को, उस तत्कालीन समय में वो ज्योग्राफिकल एरिया अंग्रेजों के कब्जे में ही नहीं था, तो वहां वो प्राइमरी एजुकेशन कैसे लागू कर देंगे? तो मुझे इससे देख करके ये लगा कि मैंने कहा यार, ये तो बिल्कुल रटा रटाया बोल रहे हैं भाई, ये तो इट इज हाईली डेंजरस। वो तो बिल्कुल जो स्पेक्ट्रम की किताब है, और जो बीएल ग्रोवर की, बीएल ग्रोवर में जो इतना लिखा हुआ है वही ऑलमोस्ट स्पेक्ट्रम में है, कोई बहुत ज्यादा उसमें नहीं है। बीएल ग्रोवर ही पूरी उतरी हुई। बीएल ग्रोवर बड़ी पुरानी किताब है, 95 का एक वर्जन मेरे पास है, ये मैं आपको दिखाऊं, ये 95 की खरीदी हुई किताब है। जो इसमें लिखा है वही आज स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है, सेम। एक्चुअली वो जो प्लान था वो NWF प्रोविंस का नहीं था, वो NW प्रोविंस का था, यानी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। अब आप ताज्जुब करेंगे, वो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस आखिर कहते किसे थे? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहते थे जो आज का बरेली वाला रीजन है, रोहेलखंड वाला रीजन है, सहारनपुर वाला रीजन है, जो आपका गाजियाबाद वाला पोर्शन है, और जो पोर्शन आपका ऊपर दिल्ली से ऊपर पंजाब की तरफ जाता, उस पोर्शन को भी NW नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहा जाता। उस पीरियड में वो वहां लागू करी थी व्यवस्था, और उसे वो श्रीमान जी लागू और उसके पीछे का लॉजिक को समझाऊंगा कि ऐसा क्यों था, जिससे आपको उसे रटना ना पड़े। तो शुरू किया जाए, कितने बच्चे हो गए? सर 25 है इस समय। ठीक है। तो मैं इसके वीडियो को ऑफ कर रहा हूं, क्योंकि आजकल मैं आपको मोबाइल से ही पढ़ा रहा हूं, तो वीडियो को ऑफ करने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं? आवाज तो क्लियर आ ही रही है ना? यस सर। जी सर।
जी सर। आप देखिए इसमें जितनी चीजें हैं, मैंने उस दिन आपको बताया था, भारत में शिक्षा के विकास, इसमें कुछ बच्चे नए भी हैं, तो मैं उनको भी थोड़ा साथ लेके चलूंगा। मैंने भारत में आधुनिक शिक्षा के इस टॉपिक से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि मॉडर्न इंडिया को हम लोगों ने इस ग्रुप में 1707 से पढ़ना शुरू किया है, और इसे हम आजादी के आंदोलन तक 1947 तक इसे पढ़ेंगे, और उसके बाद अब 2021 तक भी पढ़ेंगे। 1707 से लेकर के 1947 तक के पीरियड में जितने भी घटनाक्रम हुए उसे हमने मूलतः 5 पेजेज में डिवाइड किया था। पहला पेज था 1707 से 1757 तक। मैंने, आप लोग सोचते होंगे कि सर इसी फेज को, इस चीज को बार बार क्यों बताते हैं? बार बार इसलिए बताता हूं कि अब जितनी चीजें आप समझेंगे, चाहे प्रेस का विकास हो, चाहे एजुकेशन का विकास हो, चाहे चार्टर एक्ट का विकास हो, सब इस परिप्रेक्ष्य में आपको समझने पड़ेगा, इसी फ्रेमवर्क में उन्हें फिट करना पड़ेगा। तो 1707 से लेकर 1757 तक कंपनी केवल एक व्यापारिक कंपनी थी जो भारत में व्यापार करती थी। किसी राजनीतिक भूभाग की वो अधिष्ठायी नहीं थी, किसी राजनीतिक भूभाग पर, जोग्राफिकल एरिया पर उसका कोई कब्जा नहीं था ऑलमोस्ट, और कोई शासन तंत्र नहीं। तो कब्जा ही नहीं था लैंड पर, तो शासन तंत्र क्या होगा उस लैंड पर? दूसरा फेज था 1757 से लेकर के और 1820 तक का। जितने मेजर युद्ध हुए हैं, एंग्लो मराठा वार हो, चाहे वो कर्नाटक वार हो, चाहे वो एंग्लो मैसूर वार हो, बड़ी बड़ी शक्तियों, छोटी छोटी शक्तियों से जितने युद्ध हुए हों, वो सब इसी पीरियड में हुए हैं। और 1820 तक आते आते कंपनी ने अपनी सुप्रीमेसी क्लेम करनी शुरू कर दी, पैरामाउंटसी क्लेम करी। सुप्रीमेसी से बड़ी चीज होती है पैरामाउंटसी, कि हमसे बड़ी सर्वोच्च सत्ता भारत में कोई नहीं। इन 70 सालों में कंपनी ने ये, पहले 50 सालों में केवल व्यापारिक कंपनी बनी रही, भारत के डेवलपमेंट को देखती रही, राजे महाराजाओं। उसी पीरियड में हमने मराठों का उत्थान देखा था, और फिर मराठों का हम पतन भी देखेंगे। 1820 तक आते आते मराठों के 80 साल के शासन का पतन, क्योंकि मुगलों को हिंदुस्तान में मराठों ने ही रिप्लेस किया था, और मराठों को रिप्लेस किया अंग्रेजों। 1820 से लेकर 1857 के पीरियड में पूरी तरह से कंपनी रूल मेजोरिटी में एस्टैब्लिश हो चुका था। इस पीरियड में कंपनी ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, जिन पॉलिसीज से उन्होंने भूभाग को कब्जे में लिया अपने में, और उन पे अपना प्रशासन शुरू किया। चौथे पेज में 1857 से लेकर के आगामी 50 साल मान लिया, बल्कि इसे 1887 ही मान, 30 साल ही मान। ये 30 साल बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें सारी रणनीतियां बदल गई, समाज का चेहरा बदल गया, सारी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आ गया, हमारे लड़ने के तरीके बदल गए, हमारे वो सारे तरीके बदल गए जिनसे हम अब तक भूभागों को जीता करते थे। युद्ध नहीं होता अब। 1857 से लेकर 1887 के बीच में कोई मेजर बहुत युद्ध नहीं, इक्का दुक्का को छोड़कर। इस पीरियड में मेजोरिटी में जो चीजें हैं वो वही होंगी जो एक पढ़े लिखे समाज में होती हैं। और 1885 या 87 से कांग्रेस की शुरुआत से लेकर 1947 तक
इन 5 फेजेज में। अब इन्हीं 5 फेजेज में आपको शिक्षा का विकास देखना है। तो देखिए, पहले फेज में मॉडर्न शिक्षा का कोई आपको नामो निशान नहीं मिलेगा। 1707 से 1757 जब आप शिक्षा का विकास पढ़ रहे होंगे किसी भी किताब में, तो इस पीरियड का कोई उल्लेख आपको नहीं मिलेगा कि आधुनिक शिक्षा की कोई व्यवस्था थी। हाँ, शिक्षा की व्यवस्था थी। कैसी थी, मैं आपको बताता हूं। उस पीरियड में शिक्षा का अर्थ और स्वरूप, मेरी आवाज आ रही है भाई, नहीं आ रही? सर आ रही है। शिक्षा का अर्थ और स्वरूप पूरी तरह से पारंपरिक था। अब पारंपरिक का क्या मतलब है, ये भी समझिए। एक सेकंड और। 1757 से लेके 1820 का जो फेज है अंग्रेजों का, जिसमें युद्ध हुए और बहुत सारे एरिया उनके कब्जे में आता चला गया, तो हम ये मान सकते हैं कि 1780 और 90 का पीरियड वारेन हेस्टिंग और वैली जली के पीरियड में, क्योंकि बहुत सारा भूभाग उनके हिस्से में आ गया था, तो उसमें प्रशासन करते थे और उस प्रशासन को करने में उन्हें भारतीयों की मदद की जरूरत। तो उन्हें उस प्रशासन के में काम करने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जो कि व्यापारिक समझ रखते हो, जो कि कागज की लिखापढ़ी का काम कर सकें, जो कि इन्वेंट्री बना सकें, जो कि बिल बुक बना सकें, जो कि पत्राचार कर सकें निचले ऑफिस से ऊपर वाले ऑफिस में, ऊपर वाले ऑफिस से निचले वाले ऑफिस में। ऐसे लोगों की उन्हें जरूरत है जो कि व्यापारियों से कर वसूली में उनकी मदद कर सकें, जो कि लगान वसूली में उनकी मदद कर सकें। इसलिए उन्हें, अब भाई कुछ बहुत सारे पद, देखिए किसी भी प्रशासन का जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिडिकल होता है। पिरामिडिकल मतलब पिरामिड की तरह, नीचे से उसका बेस चौड़ा होता है और ऊपर कम होता चला जाता है। यानी कि ऊपर की संख्या जो होती है अधिकारियों की वो कम होती है हमेशा, और नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट कर्मचारियों की संख्या हमेशा ज्यादा होती है। तो उन्हें सबऑर्डिनेट स्टाफ में काम करने के लिए, निचले स्टाफ में काम करने के लिए लोगों की जरूरत थी। अब सवाल ये उठता है कि भाई इसमें हिंदुस्तानी क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली चाहे लगान की वसूली हो, चाहे वो कर की वसूली हो, चाहे वो चुंगी की वसूली हो, चाहे वो अन्य प्रकार के किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान से पत्राचार करने का हो, करना तो हिंदुस्तानियों से ही था। और दूसरे, इतने कम कीमत पर कोई भी अंग्रेज राजी नहीं, ये भी इसका बहुत बड़ा कारण। इतनी दूर आकर के अपने वतन से एक छोटी नौकरी करना, वहां के बहुत लोअर क्लास की जरूरत हो सकती है इंग्लैंड की, लेकिन जो हायर क्लास है उसकी जरूरत नहीं। तो खैर, इसी परिप्रेक्ष्य में आपको शिक्षा को समझना हो। तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि वारेन हेस्टिंग ने सबसे पहले कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग खुद भी शिक्षा के विकास में सर विलियम जोन्स के एशियाटिक सोसाइटी का वो दूसरा डिफरेंट एस्पेक्ट है, उसका कोई रोल नहीं है। शिक्षा के विकास में जो पहला उल्लेख है वो 1781 में कलकत्ता मदरसे का उल्लेख। कलकत्ता मदरसा जिसमें कि पर्शियन और अरेबिक इनका ज्ञान लिया जाता है, अरबी और फारसी। मैंने पिछली मीटिंग में भी बताया था कि पर्शियन, फारसी बेसिकली कोर्ट की लैंग्वेज थी, यानी प्रशासन की लैंग्वेज। और अरबी क्या है? फारसी वो भाषा जो आज ईरान में बोली जाती है, ऐसा समझिए। और अरबी वो भाषा जो सऊदी अरब में बोली जाती है। अरबी वो है जिसमें कुरान की आयतें लिखी हुई। पर्शियन वो भाषा है जो भारत में मुगल काल में एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज। तो बहुत सारी चीजें पर्शियन में चला करती है। तो इसके ज्ञान के लिए कलकत्ता मदरसे की स्थापना। कलकत्ता, और दूसरे इसके बाद 10 साल बाद बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई।
जिसमें कि वहां के जो ब्रिटिश रेजिडेंट था सर जोनाथन डंकन, इनका प्रयास था, जिसके लिए 1791 में संस्कृत कॉलेज। अब आप देखिए दोनों में, तो मैं आपको ये दो तो फैक्ट हुए। अब इसके पीछे के जो एनालिसिस है वो ये है कि यानी कि इस व्यवस्था की शुरुआत यानी कि 18वीं शताब्दी के अंतिम 20 सालों में, यानी 1780 और 1800 के बीच में, यानी कि हम कहें तो एक तरह से 1775 के ऑनवर्ड्स अंतिम 25 सालों में, उस शताब्दी के अंतिम 25 सालों में जो भारतीय शिक्षा का स्वरूप था वो आज तक कैसे परिवर्तित हुआ, आज की जिस मॉडर्न युग में आप व्हाट्सएप पे एजुकेशन ले रहे हैं इसमें कैसे परिवर्तित हुआ, यही बेसिकली भारत में शिक्षा के विकास की कहानी है, जिसे हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। आप समझिए उस 25 सालों का वातावरण समझिए, अपने आप को ले चलिए 1775 में। शिक्षा पूरी तरह से पारंपरिक थी, हिंदुओं के बीच और मुसलमानों के बीच अलग अलग शिक्षा हुआ करती। हिंदुओं की शिक्षा क्या हुआ करती थी, महाकाव्यों की शिक्षा। महाकाव्य कौन, रामायण और महाभारत। पुराणों की शिक्षा जो 18 पुराण है। स्मृतियों की समझ जैसे कि याज्ञवल्क्य स्मृति है, मनु स्मृति है, इनकी शिक्षा दी जाती थी। न्याय की शिक्षा दी जाती थी, व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी, जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी। आज भी जो एमए संस्कृत में लोग करते हैं वो पाणिनि का अष्टाध्यायी पढ़ते हैं। ये तो हिंदुओं की शिक्षा थी। और मुसलमानों के बीच में शिक्षा क्या थी, अरबी और फारसी का ज्ञान। अच्छा, सवाल ये कि ये तो हुई शिक्षा की, पढ़ाया क्या जाता था। अब बैठ के पढ़ा कहां जाता था ये समझिए। उस पीरियड में पढ़ा जाता था कि अधिकांश हिंदू स्कूल बेसिकली मंदिर के ही अभिन्न अंग हुआ करते थे, मंदिर में ही गुरुकुल हुआ करता था एक तरह। और मुसलमानों के लिए मस्जिदों में ही मकतब हुआ करते थे, मकतब या मदरसे हुआ करते थे। इनमें भी कोई रेगुलर क्लासेस नहीं हुआ करती। अब शिक्षा का माध्यम जो हिंदू के थे उनमें तो संस्कृत हुआ करता था, और जो मुस्लिम था उसमें फारसी और अरबी हुआ। और फारसी होने का कारण बहुत बड़ा ये था कि तब सरकारी कामकाज की जो भाषा थी वो फारसी। समझ में आया उस पीरियड का कुछ मतलब उल्लेख समझ में आया, किस तरह का पीरियड था, किस तरह की शिक्षा थी। जी सर। जी सर। अब सवाल उठता है कि कलकत्ता मदरसे की स्थापना क्यों हुई, ऐसी कौन सी जरूरत थी। तो उसका उद्देश्य था कलकत्ता के मुसलमानों को शांत करना। क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखिए, बंगाल की सत्ता मूल रूप से नवाबों के हाथ में थी। जो 1757 में प्लासी का और फिर बक्सर का जो युद्ध हुआ उनमें जो अंग्रेजों का अपोजिशन था वो नवाब थे, और नवाब बेसिकली सब मुस्लिम मैक्सिमम, और उस समय बंगाल के, और उनके उच्च पदों पे भी मुस्लिम बैठे हुए थे। तो जब सत्ता का स्थानांतरण हुआ, सीधे सीधे कंपनी ने अपने अधीन कर लिया सत्ता को 1780 तक आते आते, तो उन्हें प्रशासन को चलाने के लिए कर्मचारियों की भी जरूरत थी और निचले स्तर के अधिकारियों की भी जरूरत थी। तो मेजोरिटी में जो प्रशासन में पहले से लोग थे, नवाब के प्रशासन में जो लोग थे, वही लोग धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लिए गए। लेकिन उनमें से बहुत सारे रिटायर होने लगे, बहुत सारों ने नौकरी नहीं करी, तो साथ साथ नई भर्ती भी होने लगी। अब नई भर्ती करने के लिए एजुकेटेड होना चाहिए, जो भारतीय तौर तरीके तो जानता ही जानता हो, साथ ही साथ अंग्रेज जो व्यापार कर रहे हैं, कंपनी जो व्यापार कर रही है, और कंपनी अब एक्सपेंड कर रही है, यानी भारत के इस फेज में मैंने आपको बताया था कि कंपनी भारत के भूभागों को कब्जा कर रही है।
युद्ध कर रही है, कहीं कहीं रेजिडेंट भेज रही है, भारतीय राजाओं से पत्राचार कर रही है, नीचे से ऊपर तक प्रशासन का एक सिस्टम खड़ा कर रही है कंपनी, जिन जिन एरियाज को वो जीत रही है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें इस काम के लिए दक्ष व्यक्तियों की आवश्यकता। तो सबसे पहले उनका उद्देश्य ये था कि कलकत्ता के मुसलमानों को शांत करना, यानी उसके आसपास के, इंक्लूडिंग मुर्शिदाबाद, जो कि पहले कैपिटल हुआ करती थी कलकत्ता से पहले नवाबों की, और मुसलमानों के बच्चों को राज्य के लिए जिम्मेदार और बढ़िया विभागों में काम करने के लिए उन्हें शिक्षित करना, और न्यायालयों में काम करने के लिए सक्षम अधिकारी पैदा करना। ये तो सब हुआ कलकत्ता। अब 10 साल बीतते बीतते जरा उत्तर की तरफ बढ़ाइए। हिंदू संस्कृति का सबसे प्राचीन केंद्र काशी, बनारस, हिंदू संस्कृति में संस्कृत का गढ़ काशी, बनारस, वहां पर भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे, लेकिन हिंदुओं के लिए फेवरेबल, हिंदुओं को संतुष्ट करना, उन्हें शांत करना और उन्हें मुसलमानों की तरह ही कंपनी के कार्य के लिए परिष्कृत करना, यह उद्देश्य था 1791 में बनारस के संस्कृत कॉलेज की स्थापना। साथ ही साथ जितनी भी न्यायपालिका तब तक बन पाई थी, जितने भी मुकदमे तब तक सुने जाते थे, उनमें हिंदुओं की सहायता लेना, क्योंकि हिंदू मैटर्स में तब तक देखिए ये वो पीरियड है जिस तरह तक पीनल कोड नहीं आ पाई थी। पीनल कोड तो बाद में 1835 और 40 के बीच में मैकाले बनाएगा, ये तो उससे भी बहुत पहले की बात है। इस कारण से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो ये दो डेवलपमेंट और उनके कारण मैंने आपको बताया। एक छोटा सा उल्लेख और मिलता है, वो है लॉर्ड वेलेजली का। लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। अब इस कॉलेज का क्या योगदान रहा होगा, इसका केवल ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस समझिए। एक प्री में क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं इस पर ऐसा कुछ विशेष नहीं थी। लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना करी वो सन 1800 में करी। और क्यों करी? ताकि वो कंपनी के जो सिविल सर्वेंट है उन्हें भारतीय परंपरा और यहाँ की जो सभ्यता है उसके बारे में परिचित करा, जो यहाँ की भाषाएं उनसे। आज भी आईएएस में जब आप सेलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट होने के बाद आपको जिस कैडर अलॉट होता है उस कैडर की भाषा सीखनी होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि मोर और लेस ये परंपरा वहीं से आई। लेकिन इस कॉलेज का कोई विशेष आम जनता की एजुकेशन के लिए लाभ नहीं था। यह कॉलेज केवल और केवल सिविल सर्वेंट के लिए था। और तीर में तुक्का क्या तुर्रा, ये कॉलेज केवल 2 साल चला। 1800 में शुरू हुआ, 1802 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बंद कर दिया। तो भारतीय शिक्षा पर इस कॉलेज का क्या प्रभाव पड़ा होगा, एक बहुत ही छोटा सा काम, लेकिन हाँ इतिहास की किताब में एक जिक्र जरूर है, बस इससे ज्यादा उसका कोई, मुझे नहीं लगता कि भारतीय समाज पर कोई बहुत विशेष प्रभाव पड़ा। अब 1813 का चार्टर एक्ट आता है और 1813 तक आते आते ये क्लियर होने लगा था कि अंग्रेज अब अविजेय है। क्लेम तो हेस्टिंग ने 1820 के आसपास किया अपनी सुप्रीमेसी का, लेकिन 1813-14 तक आते आते ये क्लियर, अंग्रेजों को ये क्लियर था कि अब हमारा कोई अपोजिशन नहीं। तो एक नई व्यवस्था की शुरुआत 1813 के चार्टर एक्ट में की गई, जिसमें यह था कि मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं उस प्रावधान को।
कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के लिए कानूनी रूप से जरूरी होगा कि अपने क्षेत्र से उसे जो भी किराया प्राप्त होता हो जमीनों का, जो उसकी आय होती हो, जो उसे लाभ होते हैं, उनमें से सैनिकों का खर्चा निकालने के बाद, व्यापारिक संस्थाओं का खर्चा निकालने के बाद, सरकारी दफ्तरों का खर्चा निकालने के बाद, कर्ज पे ब्याज देने के बाद जो भी धनराशि बचेगी उसमें से 1 लाख रुपया की राशि अलग रखी जाएगी। क्यों रखी जाएगी? ताकि उसका उपयोग साहित्य की प्रगति के लिए हो सके, भारत में शिक्षित देशी लोगों को प्रोत्साहन दिया जा सके, और ब्रिटिश भारत के निवासी की ये व्यवस्था केवल ब्रिटिश भारत की, तत्कालीन समय में जो ब्रिटिश भारत था उतने के लिए ये, भला मैं इसे ये नहीं बताऊंगा कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए व्यवस्था है, वो तो बना ही नहीं था तब तक। विज्ञान का परिचय और उसके उन्नयन में होगा। और यह भी प्रावधान किया गया कि यदि कोई स्कूल या सार्वजनिक संस्थान फोर्ट विलियम या फोर्ट सेंट जॉर्ज, एक कलकत्ता में था एक मद्रास था, या बंबई प्रेसिडेंसी के अन्य क्षेत्रों में स्थापित होंगे तो वह भी इसी कानून से गवर्न हो। इस राशि का उपयोग किस भाषा के स्कूलों के लिए होगा, ऐसा कहीं उसमें कोई उल्लेख नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा किताबों में कि साहब 1800 का ठहरा के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए की व्यवस्था थी, लेकिन शायद किताबों में ये आपने ना पढ़ा हो कि उन 1 लाख रुपयों का हुआ क्या और कैसे खर्च होते थे। तो मैं आपको बताऊं कि 1823 तक, यानी कि लगभग 10 साल बीतने के बाद भी 1 लाख रुपया जो था उसका कोई प्रयोग नहीं किया। 1823 में ये 1 लाख रुपया बढ़ते बढ़ते हर साल बचाया गया, अलॉट किया गया, लेकिन खर्च नहीं किया गया। ये 10 लाख रुपए हो गए, और ये 10 लाख रुपए खर्च ही नहीं हो, कोई खर्चा नहीं किया कंपनी ने। एक्चुअल में वो अकाउंट के अकाउंट में ही बने रहे। जबकि उन्हें शिक्षा संस्थाओं पर खर्च किया जाना था। मैकाले की भूमिका अब आएगी आपके सामने। सवाल ये था कि ये क्यों नहीं खर्च हुआ। तो खर्च जब नहीं हुआ, क्यों नहीं खर्च हुआ, इसका कारण ये था कि ये चार्टर एक्ट में कहीं नहीं लिखा था कि जो शिक्षा दी जाए उसका क्या स्वरूप होगा, यह शिक्षा किन लोगों को दी जाए। क्या हिंदू और मुसलमानों को पारंपरिक तरीके से उनकी भाषाओं यानी संस्कृत या अरबी फारसी में प्राचीन पुस्तकें पढ़ाई जाएं, या पश्चिमी विज्ञान या पश्चिमी साहित्य या पश्चिमी दर्शन शास्त्र, वेस्टर्न फिलॉसफी, क्या विषय पढ़ाया जाए, ये बिल्कुल क्लियर ही नहीं था। इसीलिए वो पैसा खर्च नहीं किया गया। और समाज में केवल हायर क्लास को दी जाए ये, या सभी को दी जाए, ये भी क्लियर नहीं था। तो इन चीजों के क्लियर ना होने से यह पैसा इकट्ठा होता है। अल्टीमेटली 1813 के बाद 1823 में विलियम एडम भारत का कार्यवाहक गवर्नर जनरल बना। आप देखेंगे तो उस पीरियड में मिस्टर एडम इज एन एक्टिंग गवर्नर जनरल। उन्होंने जब ये 10 लाख रुपया उनके कोष में इकट्ठा हो गया और खर्च नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें 10 लोग थे। आपको किसी भी यूट्यूब के चैनल में या किसी भी किताब में तुरंत लिखा मिल जाएगा, जैसा
पूर्ववादी और पश्चिमवादी विवाद क्यों पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, उसका कोई कारण नहीं होगा। अब ये जो 10 लोगों की कमेटी बनी, इस 10 लोगों की कमेटी में ही ये विवाद हुआ। 5 लोग तो कहते थे कि जो पैसा है वो भारतीय भाषाओं के विकास के लिए और भारतीय पारंपरिक ज्ञान का यहाँ मतलब हिंदुओं का और मुसलमानों के पारंपरिक ज्ञान के लिए बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जाए। और 5 लोगों का कहना था कि नहीं, इसमें अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए और अंग्रेजी जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, जो वेस्टर्न साइंस है, जो वेस्टर्न लिटरेचर है, जो वेस्टर्न टिग्नोमेट्री है, जो वेस्टर्न केमिस्ट्री है, जो वेस्टर्न फिजिक्स है, वो पढ़ाई जाए। खैर, अब ये 1823 में जो कमेटी बनी, इसके 5 सदस्य अरबी, फारसी और संस्कृत के पक्ष में थे और शेष 5 जो थे इंग्लिश के पक्ष में। और ये कमेटी 1823 में बन गई। और आप विश्वास करेंगे कि ये कमेटी 1823 में बनने के बाद लगभग 11 साल तक ये विवाद चलता रहा। ये कमेटी कोई ऐसा नहीं कि 1 दिन में, 2 दिन में या 2 महीने में कमेटी निपट गई, 11 साल। 1834 में टीबी मैकाले नाम का शख्स भारत आया, जो इस कमेटी का बाद में मेंबर बना। बेसिकली था तो वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का लॉ मेंबर, लेकिन अपनी योग्यता के कारण इस कमेटी में शामिल कर दिया गया और यहीं से भारत की शिक्षा का भविष्य तय होना शुरू। अब मैं इसी पीरियड में और 2-3 चीजें हुई, उनका भी आपको बताना चाहूंगा। वो ये कि जो विलियम एडम थे, इन्होंने भी एक रिपोर्ट बनाई जिसका नाम था रिपोर्ट ऑन वर्नाकुलर एजुकेशन। वर्नाकुलर मतलब देसी भाषा पर एजुकेशन। अब आप देखिए, इन्होंने तत्कालीन भारत की जो स्थिति है उसकी शिक्षा का चित्रण हमें 1820 और 30 के बीच का मिलता है। अभी तो मैंने आपको बताया 1780 वाला। अब मैं उसके 40 साल बाद के 40-50 साल बाद 1830 के आसपास भारत में क्या शिक्षा की स्थिति थी वो मैं बताना चाहता हूं। और शायद इसकी कुछ झलक आपने अपनी पुरानी पीढ़ियों से सुनी भी होगी। देहात में अभी 20-30-40 साल पहले तक वो झलक दिखती रही जो 1820 में थी। उसमें उन्होंने लिखा कि बंगाली भाषा शिक्षा का मेन माध्यम थी। बंगाल में उन्होंने स्टडी किया था। यह हिंदू और मुसलमानों दोनों की भाषा थी। हिंदुस्तानी या उर्दू बंगाल और बिहार के पढ़े लिखे मुसलमान बोलते थे, पर यह कभी स्कूलों में शिक्षा के लिखित माध्यम में प्रयोग नहीं हुई। स्कूल के स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने लिखा है कि स्कूल अधिकतर व्यक्तिगत मकानों के अंदर कुछ कमरों में होते थे या अक्सर खुले में होते थे। ऐसे स्कूल बहुत कम थे जो केवल शिक्षा के लिए बनाए गए थे, बल्कि बहुत सारे काम उन स्कूलों में हुआ करते। बहुत सारे स्कूल मात्र केवल झोपड़ियां ही थी जो कि विद्यार्थियों के श्रम से बनाई गई। शिक्षकों की तनख्वाह के बारे में उन्होंने लिखा है कि बंगाल और बिहार में औसत तनख्वाह 3 रुपए प्रति माह थी, जो कि कंपनी में दिए जाने वाले किसी नौकर की तनख्वाह से भी आधी। अभी तक देखिए कंपनी कोई पॉलिसी नहीं लेके आई है स्कूल स्थापित करने के लिए। अध्यापकों को अपने विषय में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था। विद्यार्थियों में हिंदू सबसे ज्यादा थे। हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या का अनुपात 2:1 था, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में ये 19:1 था। यानी 19 हिंदू पढ़ रहे हैं तो 1 मुसलमान छात्र था।
जबकि जनसंख्या में यह अनुपात 2 अनुपात 1। अब पढ़ाए जाने वाले विषय पर उन्होंने लिखा है कि पढ़ाए जाने वाले विषयों में अधिकतर पढ़ना लिखना और थोड़ा बहुत गणित समझना शामिल था। इन कामों में 6 से 7 वर्ष की शिक्षा दी जाती थी। हाई स्कूल इंटर तो कोई जानता ही नहीं था। विद्यार्थियों को अकाउंट का काम जानने के लायक बना दे, बस इतना बहुत था। अकाउंटेंसी का अर्थ आज की अकाउंटेंसी से न लिया जाए। अकाउंटेंसी का अर्थ है व्यापारिक पत्र लिखना, अपील लिखना, अनुदान पत्र लिखना, स्वीकृति पत्र लिखना और अनुबंध पत्र लिखना, यानी बॉन्ड लिखना। धार्मिक किताबों में साहित्य के अंतर्गत महाकाव्यों की कथाएं पढ़ाई जाती थी, जैसे दाता कर्ण। अब छात्रों के बारे में लिखा है, अनुशासन के नाम पर वास्तव में शिक्षकों के आतंक का राज था। दया, धैर्य, उदारता, प्रेम स्कूल से अनुपस्थित थे। भय प्रथम और अंतिम उद्देश्य था और दंड ही प्रथम और अंतिम प्रेरक था। छड़ी से मारना सामान्य दंड था। पीठ पे, गाल पे, सर पे मारना सबसे उचित समझा जाता था। बच्चों के लिए स्कूल भयानक यातना घर या बंदी घर थे और उनकी एकमात्र इच्छा वो उससे भाग जाने की होती थी, पढ़ने की नहीं होती। तो आप मुझे बताएं कि आप में से कितने ने अपनी पिछली पीढ़ियों से ये सुना है कि मास्टर पहले बहुत मारा करते थे? सर मैंने तो सुना सुना है सर, सबने सुना होगा ये तो बात सर। तो ये 1820 से 3 वोट है। उनका कहना यह था कि बच्चों के लिए स्कूल भयानक यातना घर या बंदी गृह थे, जहां से भागना ही उनकी सबसे बड़ी इच्छा हुआ करती थी। इसका मतलब तब बंगाल के शहरों में और देहात में इस तरह की एजुकेशन दी जाती थी जो आज से 20, 30, 40 साल पहले तक दी जाती रही है। देहातों के स्कूलों में मार पिटाई करना टीचरों का बड़ा शगल हुआ करता और ये कहा जाता था कि बिना पीटे जो है शिक्षा आएगी नहीं, विद्या बिना पीटे आएगी नहीं। आगे सुनिए, स्त्री शिक्षा के बारे में लिखा है इस रिपोर्ट में कि यह पूरी तरह से अज्ञात थी। कहीं कोई लड़की इन्हें पढ़ती नहीं दिखी और यह अंधविश्वास था कि जो लड़की जल्दी पढ़ेगी या लिखेगी वह विवाह के बाद जल्द ही विधवा हो जाएगी। पूरे मुर्शिदाबाद में विलियम एडम को केवल 9 स्त्रियां मिली जो कुछ लिख या पढ़ सकती थी। इसके अलावा पारंपरिक शिक्षा जो घरों में दी जाती थी वो पिता से पुत्र या पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में दी जाती थी। वह मेजॉरिटी में धार्मिक शिक्षा थी, जिसमें हिंदुओं में पाणिनि, अमरकोश, शिशुपाल वध, नल दमयंती की प्रेम कथा, शकुंतला, भागवत पुराण थे। और मुसलमानों में परिवार में अबुल फजल के लिखे हुए पत्र पढ़ाए जाते थे। यूसुफ और जुलेखा की कहानी सुनाई जाती थी। लैला मजनू की कहानी पढ़ाया जाना बहुत कॉमन था। बहार दानिश पढ़ाया जाता था। ये आपके दिमाग में मैंने इसलिए बताया कि आप उस समय की शिक्षा व्यवस्था जो भारत की थी उसका खाका खींच सकते, बजाय उसके उसे रटे और फिर जो है वो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के बजाय उसे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में ले जाए रट करके, से कोई लाभ नहीं होना। 1780 और 1820 के 2 खाके मैंने आपके सामने खींचे। 1780 से समय में कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि ये कलकत्ते में स्थापित होने वाला कलकत्ता मदरसा, बनारस का संस्कृत कॉलेज और उसके 100 साल के भीतर मैकॉले की व्यवस्था पूरे देश में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाते और स्कूल मंदिर और मस्जिद से अलग हो जाए। कारण अंग्रेज कंपनी को अपने हिंदुस्तान में बढ़ते हुए साम्राज्य के लिए उनकी अपनी भाषा यानी अंग्रेजी में उनके अपने समाज की जरूरतों की पूर्ति के लिए
और उनके अपने देश इंग्लैंड के प्रति समर्पित बड़े ही कुशल और योग्य व्यक्ति चाहिए। यही इसका एकमात्र उद्देश्य। तो हम बात कर रहे थे ऑफिशियली उस कमेटी की। (1834) में, उससे पहले हमें एक महानुभाव का रोल और देखना पड़ेगा, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण में का अग्रदूत कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा 1796 में सीखनी शुरू करी थी। वह इससे पहले फारसी और अरबी के विद्वान थे। और अंग्रेजी के इतने कट्टर समर्थक हो गए कि 1823 में, जब आपको मैं भारत में प्रेस का विकास पढ़ाऊंगा, तो एक प्रेस ऑर्डिनेंस लाया गया था 1823 में। उस जमाने में भी थोड़े मोड़े समाचार पत्र तो नहीं, पैम्पलेट टाइप के छपा करते थे। तो राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड के राजा के लिए काफी अपीलें लिख लिख करके भेजी। राजा राममोहन राय और द्वारिकानाथ टैगोर ने तो अंग्रेजों के बंगाल में स्थायी रूप से बस जाने के समर्थन में आंदोलन चलाया। मतलब इस बात का आंदोलन चलाया कि अंग्रेज बंगाल में, ऐसा नहीं है कि केवल व्यापार करने के लिए यहां रहें और फिर इंग्लैंड वापस चले जाएं नौकरी करके। नो, वो फाइनली यहां सेटल हो जाए। वो इस हद तक अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे कि बंगाल में ही परमानेंटली ये बस जाए। जनवरी 1817 में उन्होंने बंगाल में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। एक बार शायद यूपीएससी में सवाल पूछा था कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी। हिंदू कॉलेज की स्थापना में राजा राममोहन राय और डेविड हेयर, दो व्यक्तियों का नाम आता है। अगर आए तो इसमें दोनों का नाम लगाइएगा। द करेक्ट आंसर इज राजा राममोहन राय एंड डेविड हेयर। डेविड हेयर क्या था? बेसिकली डेविड हेयर की एक बड़ी दुकान थी आभूषणों की। गोल्ड के ऑर्नामेंट बेचा करता था ये, और घड़ी भी बेचा करता था। और उसने जितना पैसा उस जमाने में कलकत्ता में कमाया, डेविड हेयर की इच्छा ये थी कि वो एक बढ़िया कॉलेज बनाए, और उसका माध्यम हो इंग्लिश। संस्कृत को भी बिल्कुल सिरे से खारिज कर देता था। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर की थी मित्रता। अब दोनों की भावनाएं भी एक जैसी थी, दोनों का उद्देश्य भी ऐसा था। तो कलकत्ता में एक उस जमाने में आत्मीय सभा बनी थी। अभी मैं जब आपको सामाजिक धार्मिक आंदोलन पढ़ाऊंगा तो उसमें आत्मीय सभा का भी जिक्र आए। तो आत्मीय सभा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और डेविड हेयर और राजा राममोहन राय पर यह जिम्मेदारी दी कि वो कलकत्ता में हिंदुओं से धन का संग्रह करें। यही काम आज से 50 साल बाद सर सैयद अहमद खां करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए। इन दोनों ने मिलकर के पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद ये बंगाल का हिंदू कॉलेज बना। और
बाद में 1855 में ये कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में ही शामिल कर लिया गया। आज भी कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता का सबसे फेमस कॉलेज। सुभाष चंद्र बोस भी कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज के ही पढ़े हुए, वो आज भी चलता है प्रेसिडेंसी कॉलेज। अठारह सौ तेईस में राजा राममोहन राय को यह ज्ञात हुआ कि गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट, मैंने एमहर्स्ट के बारे में बता चुका हूं मैं आपको, एक कोई संस्कृत कॉलेज खोलने की प्लान कर रहे हैं कलकत्ता में। तो राजा राममोहन राय ने लंबी चौड़ी चिट्ठी लॉर्ड एमहर्स्ट को लिखी और उसमें संस्कृत कॉलेज खोले जाने का पुरजोर विरोध किया। और उसमें जो शब्द लिखे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसमें लिखा कि वह ब्रिटिश शासन की यही नीति है कि इस देश को अंधेरे में डूबा रहने दिया जाए, तो यहां की शिक्षा का माध्यम संस्कृत माध्यम कर दिया जाए, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं। देश का अंधेरे में डूबे रहना तय है अगर ये संस्कृत माध्यम कर दिया जाए। और अगर सरकार चाहती है कि यहाँ के निवासियों में सुधार हो, यहां जागृति आए, तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी किया जाए और शिक्षा दी जाए गणित की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, एनाटॉमी की, अन्य चीजों की शिक्षा दी। तो जो बंगाली भद्रलोक कहा जाता है, यानी बंगाली इंटेलिजेंसिया, उसमें अंग्रेजी शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण था। और उसी आकर्षण के तहत जब मैकॉले ने इसे लागू किया तो उन्होंने इसका बड़ा स्वागत किया, बल्कि वो इच्छुक भी थे, समाज में इच्छा भी थी कि हमें ये सीखना। अंग्रेजी शिक्षा, जैसे बहुत जगह लिखा है, सब मैकॉले ने थोप दी, नो, समाज की भी डिमांड थी। मैकॉले जब भारत में आया भी नहीं था, ये तब का शैक्षिक परिदृश्य, संस्कृत की शिक्षा का इसमें विरोध था और अंग्रेजों से ये बार बार मांग की जा रही थी कि अंग्रेजी शिक्षा ही भारत के अंधकार को दूर कर सकती है। यही विवाद कि शिक्षा का माध्यम क्या हो और किन विषयों की शिक्षा दी जाए और कहां स्कूल बनाए जाएं, यही वो यक्ष प्रश्न था जिसके कारण 1813 के चार्टर एक्ट में व्यवस्थित किया गया 1 लाख रुपया 1823 तक भी खर्च नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि जो 1 लाख रुपए की राशि शिक्षा व अन्य उद्देश्यों के लिए निर्धारित की गई है, तो उसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो या यहाँ की प्राचीन शिक्षा, विषय संस्कृत, अरबी, फारसी हो या ज्योमेट्री और टिग्नोमेट्री हो। मैकॉले जब भारत में आया तो ये बहुत बड़ा बहस का विषय बना हुआ था। मैकॉले तो 1834 में भारत आया, उसके पीछे भी कहानी है कि क्यों भारत आया। मैकॉले के भारत आने के कुछ ही दिन के भीतर मैकॉले को इस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का भी सदस्य था और कमेटी के सदस्यों के बीच का यह विवाद अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में भी सामने आने लगा, लगातार इस पर चर्चा होने लगी। मैकाले उस विचारधारा का था जो ये मानते थे कि सर आइजैक न्यूटन ने जो गति के सिद्धांत दिए और लॉक और हॉब्स के जो पॉलिटिकल साइंस के सिद्धांत हैं,
उनके आगे पूर्वी देशों का ज्ञान यानी भारत का जो ज्ञान है वो व्यर्थ है। उसका मानना था कि पश्चिमी ज्ञान और वैज्ञानिकता से यहां का अंधकार दूर होगा। उसने तर्क में यह कहा कि इंग्लिश में छपी किताबें ही पढ़ी जाती हैं, उनकी मांग है, और संस्कृत और अरबी की लिखी किताबों को कोई छूता तक नहीं। उसने एक डाटा भी पेश किया उस कमेटी के सामने, जिसमें तत्कालीन स्कूल बुक सोसाइटी, आज की एनसीईआरटी जैसी छोटी कोई संस्था रही होगी, 31,000 इंग्लिश की किताबें प्रकाशित की गई, जो केवल 2 वर्षों में ही बिक गई। और संस्कृत और अरबी की प्रकाशित किताबों की स्थिति ये आई कि वो दुकानें 2 महीने में बंद करनी पड़ी। मैकॉले का तर्क ये भी था कि संस्कृत और अरबी सीखने से इन्हें कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा और उससे सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी नहीं होगी, और अंग्रेजी सीखने से कंपनी की ये नौकरी कर पाएंगे, जिससे इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी कि साहब कंपनी की नौकरी करता है। आज भी देहात में कोई बच्चा अगर खेती कर रहा है और कोई बच्चा कंपनी की नौकरी कर रहा है, तो समाज में किसकी वैल्यू ज्यादा है? नौकरी वाले की सर जो ज्यादा। नौकरी कर रहा है। तो मैकॉले ने भारतीय माइंडसेट को बहुत अच्छे से समझ चुका था वो, और उसी ने ये सिद्धांत बनाया कि कंपनी की नौकरी करना ज्यादा श्रेयस्कर है उनके लिए, वो उसमें अपना सम्मान महसूस करते हैं, जबकि दोनों ही जीविकोपार्जन के माध्यम है। मैकॉले ने अपना पूरा हिस्टोरिकल माइन्यूट बनाया, जिसे मैकॉले माइन्यूट कहा जाता है। और यह इस पक्ष में था कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में पश्चिमी विज्ञान और साहित्य ही मुख्य विषय हो और पढ़ाने का माध्यम अंग्रेजी। मैकॉले ने यह अपना माइन्यूट 2 फरवरी 1835 को प्रस्तुत किया, और इस माइन्यूट में उसने बहुत सी सारी चीजें कही। कुछ 3-4 चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैकाले बोला कि मैं ऐसा समझता हूं कि यह कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि सारी ऐतिहासिक जानकारी जो संस्कृत की किताबों में लिखी हुई है, वे इंग्लैंड के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाए जाने वाले थोड़े से इतिहास से भी कमतर है। आगे वो लिखता है, बल्कि मैकाले मैन्यूट में उसने जो भाषण दिया उसका हिस्सा मैं आपको बता रहा हूं, कि भारत के चिकित्सीय सिद्धांतों पर अंग्रेजी पशु चिकित्सक भी हंसेंगे। खगोल शास्त्र ऐसा है जिससे हंसी के फब्बारे छूटेंगे। इतिहास में ऐसे राजाओं के दृष्टांत भरे पड़े जो 30 फीट से ज्यादा लंबे थे, और ऐसा साम्राज्य 30,000 साल तक चला। भला ये कहीं संभव है? ऐसा भूगोल हिंदुस्तान में बच्चों को ज्ञात है जिसमें मक्खन का समुद्र है, दूध की नदियां बहती हैं। ऐसी कहीं वास्तव में क्या धरती पर पाई जाती है दूध की बहती हुई नदियां? दूध तो एक पशु से निकलने वाली चीज है, गाय या भैंस से। मैकाले का कहना था कि भारतीय इतिहास और भूगोल कपोल कल्पनाओं से भरा हुआ है। मैकॉले ने कहा कि उसने न तो कभी संस्कृत पढ़ी न कभी अरबी पढ़ी। उसने कहा कि अंग्रेजी पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के पूरे साहित्य से बेहतर। यह मैकाले की बात निहायत ही गलत थी। ये बात सही है कि भारत के बहुत सारे चीजों में इस तरह के चीजों का जिक्र है कि जो राजा की ऊंचाई 30 फुट के थे, उनका शासन 3,000 साल तक चला। ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन ये कहना
कि अंग्रेजी पुस्तकालय की एक अलमारी भारत के संपूर्ण साहित्य से बेहतर है, ये सही नहीं। शेक्सपियर और मिल्टन के जो नाटक हैं उससे 1000 साल पहले ही कालिदास के नाटकों की रचना हो चुकी। तो मैकाले ने तो कालिदास के नाटक पढ़े नहीं थे, इसलिए मैकाले को कोई आइडिया भी नहीं था। जो पोइम्स की बात आती है, कविता की, तो कविता की परंपरा तो ऋग्वेद के सूक्तों में ही थी। उसका कोई जनक मिल्टन नहीं था जैसा कि मानता है मैकॉले। और रही बात राजनीति शास्त्र में जो बहुत बड़ा ग्रंथ है मैकियावेली का प्रिंस, वो उससे 1-1500 साल पहले ही चाणक्य की अर्थशास्त्र लिखा जा चुका था। और एलजबरा जिसे आप कहते हैं मैथमेटिक्स में, ये बेसिकली अरब के शब्द, 2 शब्दों से मिलकर बना है, अल और जब्र। अल और जब्र को मिलाकर के ये एलजबरा बना है। तो मैकाले का ये बात कहना तो ठीक नहीं था। अब कमेटी के सदस्य 5-5 की संख्या में बटे हुए थे और मैकाले उसका अध्यक्ष था। अध्यक्ष होने के नाते मैकाले को कास्टिंग वोट देने का हक था, जिसके कारण मैकॉले ने अंग्रेजी भाषा के पक्ष में अपना मत दिया और 6-5 के बहुमत से, मतलब 6 लोग समर्थन में हो गए अंग्रेजी शिक्षा के और 5 लोग विरोध में रह गए। 6-5 के समर्थन से यह प्रस्ताव पारित हो गया कि भारत में भविष्य में जो भी शिक्षा दी जाएगी कंपनी के द्वारा वह अंग्रेजी माध्यम में होगी और पश्चिमी जो साइंस है उसकी शिक्षा दी जाए। विलियम बेंटिक और उनकी काउंसिल ने फरवरी में प्रस्तुत इस माइन्यूट को 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव पारित करके स्वीकृत कर, और उसमें कहा गया कि गवर्नमेंट की समस्त धनराशि अब से भविष्य में अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी साहित्य और विज्ञान पर ही खर्च की जाए। इस अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के परिणाम आगामी 50 साल में हमें दिखे। अब आप देखिए 1857 से लेकर के जो 1885 तक का पीरियड है, इसमें मैंने 2 फेज किए थे हमेशा, 1820 से 1857 और 1857 से 1885। लगभग ये जो लास्ट के 20-25 साल का जो फेज है, इसमें इसका परिणाम यह होगा कि अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रवादियों की एक पूरी पीढ़ी खड़ी हो जाएगी पढ़ पढ़कर। इन 50 सालों में 3 पीढ़ियां पड़ जाएंगी और 1857 के बाद 2 पीढ़ियां पड़ जाएंगी कम से कम 30 सालों में। और इसी पीढ़ी ने स्वाधीनता की मांग शुरू कर दी। मैकाले के विरोधियों को सबसे ज्यादा डर यह था, एसटी प्रिंसिप को, जो उन 5 सदस्यों का नेता था, कि अंग्रेजी शिक्षा पाकर के भारत का जनमत प्रबुद्ध हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा और चेतना युक्त हो जाएगा, और वही अंग्रेजी साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। और अंततः वही हुआ जिसका कि एसटी प्रिंसिप को डर था। मैकाले के माइन्यूट को मान लेने का मतलब यह था कि एक ना एक दिन भारत में अंग्रेजी सत्ता का अंत हो जाना। देश को एक ऐसी संपर्क भाषा मिल गई अंग्रेजी के रूप में, जिसे अंग्रेजी में लिंगुआ फ्रैंका कहा जाता है, फ्रैंकली बोले जाने वाली भाषा। बंगाली और मद्रासी आपस में बात कर सकते हैं, पंजाबी और मराठी आपस में बात कर सकते हैं, दोनों के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज, क्योंकि उसके स्कूल में भी वही पढ़ाई जा रही है, उसके स्कूल में भी वही पढ़ाई जा रही है। एक ऐसा भारत का स्वरूप मिला जिससे कि भारत का एकीकरण होना, भाषाई एकीकरण होना संभव हो पाए।
वस्तुतः मैकाले ही वास्तव में वह व्यक्ति बना जिसने अपने दंभ में, अंग्रेजों की श्रेष्ठता के दम में, अपने स्वार्थों में भारतीयों को एक ऐसा हथियार दे दिया जिससे उन्होंने उसी अंग्रेजों के हथियार से अंग्रेजों को पराजित कर। इन्हीं 50 सालों में और खास तौर से बाद के 30 सालों में पढ़े लिखे भारतीयों ने 1857 से 1887 तक के 30 सालों में, ऐसा ही लिख रहे हो तुम, अंग्रेजी अंग्रेजों को ले डूबी। किसी ने लिखा है मुझे, अंग्रेजी अंग्रेजों को, बिल्कुल सही बात। विदेशों में पढ़े हुए, अंग्रेजी भाषा के पढ़े हुए भारतीयों ने राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करी, उसका नेतृत्व किया। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस के आंदोलनों को देखा, वहां से आकर के देखा कि वहां के देश में किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, और देश को एक आधार दिया। और अंग्रेजों का विरोध उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के विधानों के अनुरूप, उन्हीं की नीतियों के तहत शुरू कर दिया। धरना, प्रदर्शन, रेल रोको, ये जितनी चीजें हैं, ये सब चीजें उन्हीं की नीतियों के अनुरूप करी। प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट। मैं जो आपको बता रहा था, मैकॉले बेसिकली सन 1800 में पैदा हुआ था और 59 ईयर की आयु में ही उसका देहांत हो गया, 1859 में। 1830 में वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट का सदस्य बना, 30 साल की आयु में, और बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सचिव बना। 1834 में भारत आने के पीछे उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि उसे मोटी तनख्वाह का बड़ा लालच था। एक मोटी तनख्वाह यहां मिल रही थी, इस वजह से वो यहां सरक आया, नहीं कोई बहुत उद्देश्य नहीं था उसका यहां आने। मैकाले का यहां आना एक एक्सीडेंट मात्र था, बल्कि उसने अपनी बहन को कई पत्र प्रेषित किए, उसमें उसने खुद लिखा कि मैंने अपनी कलम से साल में 200 पाउंड से ज्यादा कभी नहीं कमाई, यहां मुझे 500 पाउंड मिल रहे हैं, इसलिए मेरी जिंदगी मजे में गुजर रही। उसने लिखा कि भारत के विधि सदस्य के रूप में, लॉ मेंबर की तरह, क्योंकि 1833 में ही व्यवस्था की गई थी ना, 1834 में वो आया उसी चार्टर एक्ट के तहत। तनख्वाह एक साल में 10,000 पाउंड तक पहुंच जाती है। मुझे उम्मीद है कि मैं इंग्लैंड में जब लौटूंगा 5 साल का अपना टेन्योर पूरा करके 1839 में, तब मेरे पास भविष्य में खर्च करने के लिए अच्छा खासा रकम होगी। मैकॉले भारत में मात्र 5 साल रुका और उन 5 सालों में उसने 2 ऐसे चेंजेस किए जो आज भी भारतीय प्रशासन की रीढ़ है। पहला भारत की शिक्षा और दूसरा भारतीय दंड विधान, इंडियन पेनल कोड। और इन दोनों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आज तक नहीं हुआ। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सर एजुकेशन में तो कम ही हुआ है। आईपीसी में भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। जी सर। मैकॉले की इस नीति के तहत ही 1844 में अंग्रेजी सरकार ने यह कंप्लीट निर्णय किया कि अब सरकारी नौकरियां केवल उन्हीं लोगों को दी जाएंगी जो पश्चिमी विज्ञान और अंग्रेजी भाषा जानते होंगे। तो जाहिर सी बात है, अब मकतब, मदरसे और संस्कृत विद्यालयों का क्या हश्र होगा भाई।
क्यों लोग उसमें पढ़ने जाएंगे? क्योंकि वो चीज रोजगार से जुड़ी ही नहीं है। और इसके तहत जो न पढ़े लिखे युवा थे उन्हें सरकारी नौकरियां मिलने लगी। सर सैयद अहमद खान है, हाँ, इस सब चीज में हिंदू मुसलमानों से बहुत आगे रहे। और मैंने 1857 में ही बताया था, 1857 के 20-22 साल तक के बाद तक, सर सैयद अहमद खां के आने तक मुसलमानों की स्थिति, उन्हें सत्ता से और अंग्रेजी शिक्षा से दूर रहे वो, इसी कारण वो नौकरियों में नहीं आ पाए। 1880 के बाद मुसलमानों की संख्या नौकरी में बहुत बढ़ने लगी, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें तवज्जो देनी शुरू करी। इसी नीति के तहत 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जो मैं आपको बता चुका हूं। एक और शख्स का मैं जिक्र करूंगा इस बीच में। एक पुर्तगाली था, हेनरी विवियन डिजेरियो। इंग्लिश नहीं था, पुर्तगाली था, और बहुत ज्यादा उसकी उम्र भी नहीं रही। मुश्किल से 23-24 साल की उम्र में उसका देहांत हो गया, हैजा हो गया था उसे, कालरा से उसकी मृत्यु हो गई। उसने बंगाली युवकों के अंदर एक आंदोलन चलाया तर्क और लॉजिक के पीछे, कि भाई आप वही बातें माने जो बौद्धिक हो, तर्कपूर्ण हो और कुरीतियों को विरोध करें। उसी जो पॉलिसी थी उसी को दिरेजियो स्कूल कहा जाता था, और ये राजा राममोहन राय के समकालीन था। तब तक फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी थी, यूरोप में बहुत सारा परिवर्तन हो चुका था, वही चीजें ये लोगों को बताता था। तो एक इसने लड़कों का पूरा एक समूह बना लिया था, उसी को डिजेरियो स्कूल कहा जाता है। अगर कहीं आए तो उसे यही मानिए। और एक मैकॉले ने उसके साथ साथ एक और चीज दी थी, जिसे फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है, कि हमें सभी को शिक्षा नहीं देनी, हमें केवल लिमिटेड लोगों को शिक्षा देनी है, और बाकी लोगों को शिक्षा धीरे धीरे नीचे इनफिल्ट्रेट होकर के पहुंच जाए। इसी को इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है। मतलब ऊपरी वर्ग को देंगे तो धीरे धीरे निचला वर्ग भी अपना अपना शिक्षित होता चले। तो ये अब तक कहानी थी मैकॉले वाली। मैकॉले के बाद नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में इसी पीरियड में लगभग 10 साल बाद 1843 से 1853, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस मतलब आज का वेस्टर्न यूपी ऑलमोस्ट, यानी आज का यूपी। वो सज्जन इसे अफगानिस्तान से कंपेयर कर रहे थे। मतलब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ है कि लोग जो है क्या बिल्कुल चीजें जो है समझने का प्रयास नहीं करते। बल्कि मैं को मिलेगा तो मैं इस ग्रुप पर भी शेयर भी करूंगा, आप लोग देखना कि उसमें जो है वो एक्सप्लेन करते करते इस सीमा तक उसे एक्सप्लेन करने लगे कि साहब वो अफगानिस्तान में आज भी लोग नहीं पढ़ते, तो इसलिए उन्होंने विलेज लेवल पे एजुकेशन का प्रोग्राम रखा। जबकि वो प्रोग्राम था आज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में। मिस्टर जेम्स थॉमसन थे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, 1843 से लेकर 53 के बीच में। और इस पीरियड में तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था ही नहीं, महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो चुकी थी, एंग्लो सिख वार हुए ही नहीं थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इन्होंने एक प्रयास किया ग्रामीण शिक्षा का। तो ग्रामीण शिक्षा का अगर कोई प्रयास बताए आपको, तो सबसे पहले आप थॉमसन प्लान पर ही टिक करिएगा। और उस ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा दी जानी थी वो देसी भाषा में दी जानी थी, यानी वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी भाषा। और ये कहा कि भाई इंग्लिश एजुकेशन केवल कॉलेज लेवल पे दी जाए। देखिए अभी भी कॉलेज लेवल का मतलब हाई स्कूल के बाद का कॉलेज है, 10th के बाद का। इंटरमीडिएट एजुकेशन अभी नहीं जुड़ी है शिक्षा में, वो बाद में जुड़ेगी।
वो तो 20वीं शताब्दी में आके जुड़ेगी, 1920 के आसपास। तो और इन्होंने ये कहा कि भाई देहात में क्या पढ़ाया जाएगा, एग्रीकल्चर पढ़ाया जाए, खेती का विज्ञान पढ़ाया जाए, डे टू डे लाइफ से जुड़ी चीजें पढ़ाई जाए। और एक इन्हीं के द्वारा एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बनाया गया, जो कि जहां स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है उस शिक्षा को का इंस्पेक्शन कर सके और उसे इम्प्रूव कर सके। एक्चुअली थॉमसन को इस चीज की जरूरत इसलिए भी थी कि जो रेवेन्यू सेटलमेंट यहाँ किया गया था और जो पीडब्ल्यूडी के काम यहाँ हो रहे थे, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मूल रूप से डलहौजी के पीरियड का है, पब्लिक वर्क। उसे लागू करने के लिए यहाँ बहुत सारे कर्मचारियों की जरूरत थी, पटवारियों की जरूरत थी, लेखपालों की जरूरत थी, जो लैंड असेसमेंट कर सकें। इसलिए ये लागू किया गया था थॉमसन प्लान। थॉमसन प्लान स्ट्रिक्टली यूपी में लागू किया गया था। आज के सहारनपुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, ये जितने जनपद हैं इन सब में लागू किया गया था, ना कि ऐसे मजारे शरीफ में जाके लागू कर दो। अब अगला है सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच। चार्ल्स वुड का डिस्पैच ही मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे और 1852 से 55 के बीच में जो सरकार थी इंग्लैंड में, उसी में ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे। चार्ल्स वुड के डिस्पैच में ही बहुत सारा कंप्रिहेंसिव प्लान किया गया था। और यहां से एक, देखिए मैकॉले ने तो बेसिकली फिलॉसफी दी, मैकॉले ने कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया था कि शिक्षा अंग्रेजी में होगी और पश्चिमी चीजों की शिक्षा दी जाएगी। लेकिन क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, उसकी संरचना क्या होगी, कैसे कैसे उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये सर चार्ल्स वुड के डिस्पैच में। इसीलिए मैकाले माइन्यूट को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा नहीं कहा जाता, सर चार्ल्स वुड के डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता। चार्ल्स वुड का डिस्पैच पिछली मीटिंग में मैं बता चुका हूं। आप में से कौन व्यक्ति चार्ल्स वुड के डिस्पैच का एक एक पॉइंट कोई हर एक व्यक्ति बताए जो पिछली क्लास में थे? एनीवन? जी सर। और उसे एक्सप्लेन करे। जी सर। सर पहला तो यही ऑब्जेक्टिव था कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना था उन्हें। ये तो फिलॉसफी थी, ये तो मैकाले माइन्यूट में क्लियर हो जी गया सर। था। मैकाले माइन्यूट में मैकाले माइन्यूट भी 1835 में आ गया। 35 से लेकर 1854 तक 19 साल हो चुके हैं इस चीज को, 19 ईयर। अब कंक्रीट प्लान क्या था? सर मेन प्लान तो ये था। बोलो भाई। बोलो प्रतीक्षा, तुम बोलो। कोई भी बोले, एक एक करके बोलो। सर जैसे कि मैकाले के प्लान में बोल दिया कि इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन, लेकिन सर यहाँ पर बोला गया था, चार्ल्स वुड ने कहा कि हायर लेवल पे आप इंग्लिश रखिए, लेकिन लोअर लेवल पे आपको वर्नाकुलर लैंग्वेज ही रखनी चाहिए। और सर इसमें प्राइमरी स्कूल में उसने कहा कि वर्नाकुलर लैंग्वेज रहेगी। उसके बाद उसने कहा 10वीं तक जो लैंग्वेज होगी वो एंग्लो वर्नाकुलर होगी, मतलब उसमें दोनों मिक्स होगा। और कॉलेज लेवल पर उसने कहा कि ये इंग्लिश होगी। ये तुमने बिल्कुल सही बताया। एक अगला बताओ कोई और, तुम शांत रहो, कोई दूसरा बताए। देखो भाई, मेरे पढ़ाने के बाद पढ़ जरूर लिया करो।
अगला बताओ। जी सर, उसका सर मेन ऑब्जेक्ट ये भी था कि इस तरह की शिक्षा दी जा सके जिससे कि भारतीय लोग मतलब सिविल सर्वेंट तैयार किए जा सके भारत में ही, उनके प्रति जवाबदेह, उनके प्रति ईमानदार। ना, ये नहीं, आप मुझे उसका एक कॉन्क्रीट व्यू पॉइंट, कॉन्क्रीट पॉलिसी का कोई कॉन्क्रीट पॉइंट बताएं। ये तो उसकी सर मेरा फिलोसफी। सच एक ये था कि सर जो शिक्षा दी जाए सर वो उसी वर्ग को दी जाए। और सर ये तो मैकाले माइन्यूट में ही था। जी सर। गुड के सर डिस्पैच में क्या व्यवस्था की गई थी, उसके बहुत सारे पॉइंट्स, उनमें से कोई एक पॉइंट बता दें। सर एक हाँ, जो मेन जो ऑब्जेक्ट था वुड्स डिस्पैच का, ये था कि उसने उस- उसकी वोक- इसमें कितने पॉइंट थे, उनमें से मेन पॉइंट बता दें कोई एक। सर उसमें वोकेशनल एजुकेशन और टीचर्स ट्रेनिंग पर जोर दिया था। हाँ, ये बिल्कुल सही। एक पॉइंट ये हो गया था वोकेशनल एजुकेशन, कि ऐसी शिक्षा जिससे आदमी रोजगार पा सके, वोकेशनल एजुकेशन। और जो पढ़ाने वाले टीचर हो वो भी कुलाबुड्डू टाइप के ना हो, वो भी अपना जो है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन पे जोड़ दिया। ये एक पॉइंट आपने बता दिया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कोई बताओ सर पॉइंट ऐसे। हाँ सर सर, इसमें उन्होंने महिला शिक्षा का अरे भी बोलने दो समर्थन यार, किया। कार्तिक, दूसरों को भी बोलने दो भाई। हाँ, बोलो, शाबाश। सर सर इसमें महिला शिक्षा का भी समर्थन किया गया था। अच्छा, और मतलब एक एक चलो, पॉइंट और था कि अगर कोई प्रयत्न करता है तो उसको हम ग्रांट देंगे, मतलब कि अगर कोई निजी चलाना चाहता है। तुम कंफर्म हो ग्रांट की व्यवस्था थी इसमें? हाँ सर, कंफर्म। बिल्कुल ठीक है। इसमें ये था कि अगर कोई स्कूल खोलेगा तो इसमें ग्रांट की व्यवस्था की जाएगी, बात बिल्कुल सही है। आज आप देखें, आप अपने शहर में देखें कि जितने पुराने कॉलेज हैं, जो आपने बचपन से जिनके नाम सुने होंगे, है ना, इंटर कॉलेजेस या हाई स्कूल, वो किसी न किसी मैनेजमेंट के स्कूल होंगे, है ना, जिनमें कोई मैनेजमेंट कमेटी होगी, उसका एक प्रबंधक होगा, उसमें प्रिंसिपल होगा अलग, उसमें टीचर्स होंगे। टीचर्स का पुरानों का चयन मैनेजमेंट कमेटी कर लिया करती थी, कोई सरकार नहीं किया करती थी। सरकार केवल उनकी तनख्वाह दिया करती थी, और उस एरिया का लैंड की जिम्मेदारी उस मैनेजमेंट की है, बिल्डिंग को खड़ा करने की जिम्मेदारी उसी की है। और सरकार केवल 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया या जो भी पैसा है, 10,000 रुपया, वो दे करके अपना कह देती थी भाई आप अपना काम करिए। इससे सरकार को फायदा ये होता था ग्रांट एंड एड से कि 20-30% अगर हम अपना खुद का स्कूल बनाएंगे, उसमें खुद के टीचर रखेंगे, खुद ही लैंड रखेंगे, तो भाई उसमें हमारा खर्चा ज्यादा होगा। ये मैनेजमेंट का, तब सरकार छोटी सी सहायता से ही एजुकेशन के उद्देश्य को पूरा कर रही थी। आपने बहुत सारे आज भी अपने जिले में डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज देखे होंगे, वो सब मैनेजमेंट के हैं। देखे नहीं देखे? जी सर, डीएस कॉलेज भी तो सर मैनेजमेंट का ही है। हाँ, डीएस सब बास में मैनेजमेंट, है। सब मैनेज इसी पैटर्न पे बने हुए हैं, सभी इसी पैटर्न बने हुए हैं। वो सरकार की जमीन नहीं है, वो लोगों द्वारा दान में दी गई जमीन है शिक्षा के लिए। शिक्षा आज पिछले 20 साल में शिक्षा जो है पैसा कमाने का माध्यम हो गई है। अब तो शिक्षा का उद्देश्य ही केवल पैसा कमाना रह गया है पिछले 20-30 साल में। लेकिन आज से 50 साल पहले तक भी शिक्षा कोई पैसा कमाने का माध्यम नहीं थी, वो दान का माध्यम थी। लोग उसे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते थे कि भाई ये हमें करना है, और उनके लिए करना है जो जिन्हें जरूरत है। उनसे कोई उसके बदले में पैसा थोड़ी लेना है, और ऐसा नहीं है कि उनका कोई शोषण करना हो। केवल शिक्षा के फैलाव के लिए किया करते थे, दान दिया करते थे लोग। अगला कोई पॉइंट बताओ, शाबाश। सर इसमें कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में सर 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे जो लंदन की तर्ज पे खोले गए थे। बहुत बढ़िया, शाबाश। और इन विश्वविद्यालयों में पहली बार चांसलर नियुक्त किए गए, वाइस चांसलर नियुक्त करे गए, फेलो बनाए गए, सीनेट बनाई गई पूरी, जो विश्वविद्यालय के बारे में निर्णय किया करती है। वेरी गुड, ठीक बबीता। अब अगला कोई बताए, एनीवन? सर 1855 में लोक शिक्षा विभाग स्थापित भी किया गया था इसी के शाबाश। अंतर्गत। लोक शिक्षा विभाग, जिसे आज का शिक्षा विभाग कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इसी का बाद में नाम बदल के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कर दिया था। इसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस कहा जाते थे,
और इसके ऊपर जो सबसे मुख्य अधिकारी होता था उसे निदेशक कहा जाता था। आज भी एजुकेशन का डायरेक्टर ही होता है, पद का नाम वही है। शाबाश, बहुत अच्छे। और कोई बताओ। और हर प्रोविंस में अलग एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया, और तब तक अंग्रेजों के केवल 5 ही प्रोविंस थे। और आपको बता दूं, आजादी के वक्त केवल 8 या 9 ही प्रोविंस थे। हिंदुस्तान केवल 8 या 9 ही सूबों में बटा हुआ था, प्रदेशों में। सर, सरकार से ये कहा गया था कि वो शिक्षा का जो खर्चा है स्वयं वहन करें, और एक पॉइंट इसमें और बचा है कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा हो। ठीक है, चलो ये भी बात सही है, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा होगी। और आगे। सर, व्यापारिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर भी बल दिया गया था। बल क्या दिया? सर वो व्यापारिक शिक्षा नहीं थी, व्यवसायिक शिक्षा थी। व्यवसायिक शिक्षा थी। यस सर। व्यापारिक शिक्षा तो वो है, वो MBA जो होती है, व्यापार करने की शिक्षा, बिजनेस का तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा के बल दिया गया था इसमें। विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। शाबाश। और बताओ कोई पॉइंट। सर, मैंने पढ़ा था इसमें एक और लिख रहा था पॉइंट के इंग्लैंड में प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षित संस्थाओं की स्थापना भी की गई थी, सिफारिश की गई थी ऐसी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। बेथुन स्कूल भी इसी के बाद खोला गया था। बैथ्यून तो बेसिकली प्रयास था डलहौजी के साथ। एक मिस्टर बैथ्यून थे, उन्होंने गर्ल्स स्कूल बनाया था। शायद बैथ्यून स्कूल पे इस बार के साथ UPSC ने पूछा है सवाल, क्या कुछ तो कोई पूछ रहा था है? कोई सवाल आया है? बैथ्यून गर्ल्स स्कूल जो है वो इसी पीरियड के हैं। वो आप उसे कंफ्यूज मत करिए, बैथ्यून स्कूल अलग चीज है, वो तो एक गर्ल्स का स्कूल बनाया था उन्होंने। सर, इन्हीं के प्रयासों के बाद ना कहेंगे ऐसे प्रयास नहीं, वो तो किताब में इसी जगह लिखा हुआ है जहाँ इसका लिखा भाई बैथ्यून स्कूल लिख दिया उसने, BL ग्रोवर ने। अच्छा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इसके मेजर पॉइंट क्या थे? सर, जो हाई स्कूल प्लस कॉलेज वाला सिस्टम था वो इसी के बाद स्टार्ट हुआ था, बोर्ड वाला सिस्टम। ठीक है, चलो। और सर सब महिला शिक्षा मतलब जो मेन इफेक्ट ये था सर कि भारतीय शिक्षा जो थी ना सर, वो वेस्टर्न तरफ से पूरी तरह प्रभावित हो गई थी। और सर, गांव में जो देसी पाठशाला खोली जाएंगी देसी भाषा में, ऐसा भी प्रावधान था इसमें। हाँ, बिल्कुल था। शाबाश। और कोई बोलो भाई, बाकी सब लोग क्यों नहीं बोलते? ये तो कंटेस्ट होने हैं आपको। इसमें यह भी था कि गवर्नमेंट का जो अब शिक्षा नीति होगी, शिक्षा नीति ही पूरी ये होगी कि हमें केवल वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना। पूरी नीतिगत फैसला था ये, और पूरे ब्रिटिश भारत में देना। जो भी यूरोप में है वहां की आर्ट, साइंस, फिलोसफी, लिटरेचर सब वहीं का दे। सर, इसका काशी में विरोध नहीं हुआ था फिर? हाँ, चलिए मैं आपको, अब आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ क्या विरोध हुआ। आपके कोर्स में नहीं, आप कहोगे साहब जो चीजें हैं ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका विरोध हुआ, इसमें कोई शक नहीं। काशी में क्या, इसमें मैं आपको बताऊं, अंग्रेजी शिक्षा का बड़ा घोर विरोध हुआ। एक सेकेंड। चलिए, इस तरह की चीजों पे ना इंटरनेट में भी कुछ नहीं है विशेष, और कुछ अच्छी किताबें हैं जो लेखकों
उन्होंने लिखी हैं उन्हीं में है। यूट्यूब के जो है मैंने आज देखना था तो उसमें भी मुझे कुछ है तो सब बीएल ग्रोवर को पढ़ा रहे हो और अनटशंट पढ़ा रहे, ऐसा मुझे लगा। एक जगह इसमें जिक्र आया है 8000 एप्लीकेशन गई थी इसके खिलाफ। मैं जो किताब के पन्ने पलट रहा हूँ इसमें मुझे कहीं दिख नहीं रहा। अभी आपको पढ़ाने से पहले जब मैं पढ़ता हूँ उसमें मैंने टिक भी किया था उसे, वो आपने डिमांड ही कर लिया। इसमें लिखा है मैकाले के इस प्रस्ताव को और बाद में चार्ल्स वुड को हिंदुओं ने दिल खोल कर स्वागत किया। वो संस्कृत के स्थान पर अंग्रेजी की मांग कर रहे थे, लेकिन कलकत्ता के 8000 मुसलमानों ने दस्तखत करके एक आपत्ति दर्ज कराई। इसमें मौलवी भी शामिल थे, ये लिखा है इस किताब में। विरोध तो हुआ होगा। और इस वुड डिस्पैच के आगामी 30-40 साल में शिक्षा का बहुत तेजी से पश्चिमीकरण हुआ और भारत का जो इंडिजिनस सिस्टम था, देशी सिस्टम था, वही मकतब मदरसे वाला और इस जो है वो मंदिर में विद्यालय वाला, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था विलियम वाली किताब में, जो उन्होंने स्टडी करी थी मुर्शिदाबाद जिले में और बंगाल में, जो बाद में विलियम एडम बाथ के एक्टिंग गवर्नर जनरल भी बने। उस सिस्टम की जगह उसने वेस्टर्न एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स ने उन्हें रिप्लेस कर दिया पूरी तरह से। और जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे उन सब में हेड मास्टर, मैं आपको बताऊं, एज ए पॉलिसी अंग्रेज रखा जाता था, चाहे वो मैनेजमेंट का स्कूल से। प्रिंसिपल उसी का रहता था। ये कहानी हुई। अब तक की कहानी समझ में आई भाई? जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब प्राइमरी, अब इसके बाद एजुकेशन तो ऐसे ही चलती रही, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे स्टडी करने के लिए 1882 में हंटर कमीशन बना। 1854 के बाद 1882, 54 से 64, 64 से 74, 74 से 82, यानी 28 साल बाद। हंटर कमीशन मैंने उस दिन पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? नो सर। नहीं पढ़ाया था। अच्छा, हंटर कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो आपने पढ़ रखी है पहले से, कहीं नहीं पढ़ रखी? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद है, इनका ज्यादा नहीं है। बाकी लोग भी बोलो भाई कुछ। हाँ सर, पढ़ रखा है इसके बारे में थोड़ा सा। मैंने नहीं पढ़ा। हुआ है थोड़ा सा। कितने ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा? समय विकास शर्मा। सर मैंने भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा इसके बारे में। सर पढ़ा है मैंने। सर पढ़ा सर मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, अब एक काम ये करिए कि कल आप हंटर कमीशन की जो रिकमेंडेशन है और जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है और उसके बाद सेडरल कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। और मैं कल इसे आपको पूरा कोठारी कमीशन तक खत्म कर दूंगा, बल्कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आज मुझे कुछ अच्छा लगा पहली बार जब आप लोगों ने जवाब दिए, और मैं चाहूंगा कि कल आप इसे जरूर पढ़ें सभी लोग। स्पेक्ट्रम हो स्पेक्ट्रम से पढ़ें, बीएल ग्रोवर हो बीएल ग्रोवर से पढ़ें, या इंटरनेट से पढ़ें, कहीं ना कहीं से पढ़ें जरूर। चाहे यूट्यूब पे वो
वीडियो तो देखने की भाई मैं राय नहीं दूंगा बिल्कुल भी। चाहे इंटरनेट पे जो लिखा है उसे आप पढ़ें, लेकिन पढ़ें ताकि मुझे भी ये लगे कि मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको ये चीज अब कंठस्थ हो रही है। सहमत है मेरी बात से या नहीं? या बिना यस पढ़े सर। यस सर, कहानी यस। सुनना चाहते हैं केवल? यस सर। मेरे से केवल कहानी सुनना चाहते हैं और अपना जो है वो सिर हिला हिला के हाँ जी करना चाहते हो? नहीं सर, जो आपने पढ़ाया उससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं सर कल आप। ठीक है ना। और मैंने आज आपको जितनी चीजें बताई उसके पीछे की पूरी लॉजिक और कहानी आपको एक्सप्लेन करी है। और मैं आपको जरूर कहूंगा कि एक एक वीडियो जरूर देख लेना, तभी आपको ये एहसास होगा कि जो हम आपको बता रहे हैं वो अच्छे से खुद समझ करके पढ़ा रहे हैं। और YouTube पे बहुत सारे जो वीडियोस पड़े हुए हैं, मैं जरूर कह रहा हूँ उसे देखना जरूर, तब आपको एहसास होगा कि उन वीडियोस में वो लोग केवल आपको रटा हुआ नॉलेज ही दे रहे हैं। सबकी तो नहीं कह रहा, मैंने 4-5 देखे तो उनमें सब में मुझे लगा। आप खुद देखिए, आप खुद एनालाइज करिए। और उम्मीद ये है कि कल आप इसे जरूर पढ़ेंगे और कल फिर मैं इसके एक एक प्रावधान को, क्योंकि देखिए अब हंटर कमीशन की रिकमेंडेशन और सेडल